ज्योतिष के अस्तित्व को समझने के लिए पहले कुछ आधारभूत सत्यों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक जड़ें नहीं देखी जाती तब तक शाखाओं को समझना भ्रम पैदा करता है। और मनुष्य बहुत ऊपर की शाखा है, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ हैं, ये पूछना जरूरी है। विज्ञान अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि यह पृथ्वी अकेली नहीं है। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, ये सब कोई स्वतंत्र ग्रह नहीं है। ये सूर्य की ही गोद से जन्मे हुए हैं। सूर्य पिता है, माता है। सूर्य ही गर्भ है जिससे यह पूरा सौर मंडल उत्पन्न हुआ। पृथ्वी सूर्य से जन्मी और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। पौधे, पशु, पक्षी और फिर मनुष्य। इस तरह देखें तो मनुष्य सूर्य का प्रपोता है। जैसे एक मां से बेटी जन्म ले और फिर बेटी से नातिन, तो उस नातिन में भी वही रक्त बहेगा जो दादी के भीतर बहा था। शरीर की रचना एक जैसी होगी, संवेदनाएं एक जैसी होंगी। मनुष्य पृथ्वी का अंग है, पृथ्वी सूर्य का अंग है, तो निश्चित ही हम सब सूर्य से जुड़े हैं। हमारे शरीर की हर कोशिका में सूर्य का अंश है। हमारे रक्त के हर तत्व में सूर्य की छाया है। जब सूर्य पर कुछ घटता है तो उसका असर हमारी चेतना पर होता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये विज्ञान है। विज्ञान के पास एक शब्द है, एम्पैथी, सह अनुभूति। इसका अर्थ है जो एक ही स्रोत से निकले हैं उनमें एक अदृश्य संवाद होता है। जैसे दो जुड़वां बच्चे, एक को चोट लगती है और दूसरे को भीतर दर्द होता है। उन्हें समझने के लिए प्रयोग हुए। एक कमरे में एक को रखा गया, दूसरे को दूसरे कमरे में, और जब एक को घंटी सुनाई गई और पूछा गया क्या सोच रहे हो, और वही घंटी दूसरे को भी सुनाई गई अलग कमरे में, तो दोनों ने एक जैसा चित्र बनाया। सोच एक जैसी, प्रतिक्रिया एक जैसी। ऐसे 100 प्रयोग हुए और 90 में यही बात घटित हुई। एक ही सोच, एक ही चित्र, एक ही अनुभव। विज्ञान भी अचंभित था, क्योंकि यह एक मन से दूसरे मन के बीच किसी अदृश्य पुल की पुष्टि करता है। जैसे दो जुड़वां बच्चों में एक प्रकार की तारतम्यता है, वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच भी एक कंपन है। एक पुल है और वही पुल पृथ्वी और मनुष्य के बीच भी है। यानी सूर्य, पृथ्वी और मनुष्य के बीच एक त्रिकोण बना हुआ है और उस त्रिकोण में हर क्षण संवाद हो रहा है। लेकिन वह संवाद बहुत सूक्ष्म है, भीतर है, दिखाई नहीं देता, मगर वह है। अमेरिका में एक शोध केंद्र है, ट्री रिंग रिसर्च सेंटर। वे वृक्षों के भीतर बनने वाली वार्षिक परतों का अध्ययन करते हैं। जब भी कोई वृक्ष काटा जाता है तो उसके कटे हुए तने में गोल गोल घेरे दिखते हैं। वही वृक्ष की आयु बताते हैं। हर वर्ष एक घेरा बनता है। 50 वर्ष पुराना पेड़ तो 50 घेरे होंगे। लेकिन यही नहीं, वे घेरे यह भी बताते हैं कि उस वर्ष की ऋतुएं कैसी थीं। वर्षा अधिक हुई या कम, गर्मी ज्यादा थी या ठंड, सूखा पड़ा या बाढ़ आई। अगर वर्षा अधिक हुई तो वृक्ष की परत मोटी बनती है। अगर ठंड और सूखा था तो परत पतली बनती है। यानी वृक्ष मौन है, लेकिन वह घटनाओं को दर्ज कर रहा है। बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ध्यान किया, अगर उन्होंने कहा कि उस वर्ष बारिश बहुत हुई, तो वृक्ष की परत इसे प्रमाणित करेगी। बुद्ध गलत हो सकते हैं, वृक्ष नहीं। प्रोफेसर डगलस, जो इस केंद्र के निदेशक हैं, उन्होंने एक और अद्भुत बात पाई। हर 11वें वर्ष वृक्ष की परत सबसे चौड़ी होती है, और यह वही समय होता है जब सूर्य पर सबसे अधिक रेडियोधर्मी गतिविधियां होती हैं। यानी सूर्य एक लय में जीता है। हर 11वें वर्ष वह अधिक सक्रिय हो जाता है, और उसी प्रतिक्रिया में वृक्ष अपनी रक्षा के लिए एक मोटी परत बना लेता है। यह वृक्ष एक देश का नहीं, पूरी पृथ्वी के वृक्षों का है। मानो कोई वैश्विक ऋतु जन्म लेती है।
और तब यह शब्द गढ़ा गया, ग्लोबल क्लाइमेट। अब यह शब्द विज्ञान की दुनिया में स्थापित हो चुका है। यानी कहीं बर्फ है, कहीं वर्षा, कहीं सूखा, लेकिन फिर भी एक गहरे स्तर पर पूरी पृथ्वी एक जैसा अनुभव कर रही है। अगर वृक्ष इतना संवेदनशील है कि वह सूर्य की लय को दर्ज कर सकता है, तो क्या मनुष्य की चेतना भी किसी गहरी परत पर यह कंपन महसूस नहीं करती होगी? विज्ञान को अभी इसका प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा को काटकर देखा नहीं जा सकता। उसका मन कोई पेड़ की तरह नहीं जिसे चीर कर देखा जाए, लेकिन फिर भी हमारे भीतर भी कोई वृत्त बनते हैं, कोई संवेदनाएं, कोई चक्र, कोई छायाएं जो शायद सूर्य से ही उपजी हों, जिन्हें हम ज्योतिष कहते हैं। वह इसी संभाव्यता की खोज है कि ब्रह्मांड में जो कुछ घट रहा है वह मनुष्य को भी प्रभावित कर रहा है।